नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव त्रिवेदी। किसी भी देश की सियासत में उसकी राजधानी में होने वाली राजनीति बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि उस राजनीति की चर्चा देश के कोने कोने में होती है, क्योंकि वो राजनीति देश की राजधानी की राजनीति है। और इसको आप बखूबी महसूस कर सकते हैं जब दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के परस्पर राजनीतिक संघर्ष की जो बातें होती हैं वो इस तरह से होती हैं जैसे मानो देश का हर नागरिक इस खबर से वाबस्ता है। और शायद है भी ये मामला, क्योंकि हम सब के लिए राजधानी दिल्ली के अलग मायने हैं। लिहाजा जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की जीत हुई और लगातार 3 बार हो गई, तो एक फिनोमेना के तौर पर अरविंद केजरीवाल तब तक बने रहे जब तक कि उनके ऊपर आरोप शराब घोटाला का नहीं लगा। फिर उनके सहयोगियों का पहले जेल जाना और फिर उनका जेल जाना, लेकिन वापसी के बाद किस तरह से उस मुख्य धारा में वापसी करनी थी, इसका भी शायद केजरीवाल ने प्लान तैयार कर रखा था। और जो भी पब्लिक एस्टिमेशन से, पब्लिक की नज़रों में थोड़े फिसले थे, उसे अपने तरीके से सुधारने का एक गेम प्लान था। लोग बाग सोच रहे थे कि क्या केजरीवाल का वो जो स्वर्णिम युग था वो खत्म हो गया, लेकिन जी नहीं, उन्होंने कुछ ऐसा ताना बाना बुना है कि अपनी सीमित शक्तियां ही सही, जो कि खासतौर पर दिल्ली में ही है, उसके दम पर ही भारतीय जनता पार्टी के लिए वो एक ऐसे प्रबल चुनौती के तौर पर अभी भी वर्तमान है जिसका हल खोजने में तमाम मशक्कत के बावजूद भारतीय जनता पार्टी 10 सालों बाद भी सफल नहीं हो पाई है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी, और अब तो उसकी अपनी स्थिति भी पहले वाली नहीं रही। तो ऐसे में क्या अरविंद केजरीवाल राजनीति की एक नई इबारत लिखने वाले हैं। ये बात इसीलिए क्योंकि एक ऐसा दिन सामने आ रहा है आम आदमी पार्टी के इतिहास में जिसमें कि पार्टी के फाउंडर होने के नाम पर अरविंद केजरीवाल ही मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी होंगे, वही मुख्यमंत्री बने रहेंगे। ऐसा नहीं है। कई जगह ऐसा होता है कि अगर वो नहीं तो फिर चुनाव में चलो। जी नहीं, इस तरह से नहीं, चुनाव में तुरंत नहीं, एक और मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। और आतिशी लेंगी शपथ शनिवार शाम 4:30 बजे, ये समय मुकर्रर। और जब वो शपथ लेंगी तो जाहिर है कि सामने बैठे होंगे अरविंद केजरीवाल और देख रहे होंगे कि उनके बाद किस तरह से जो नई राजनीति है वो शुरू हो रही है दिल्ली में। दिल्ली जो कि आधार है आम आदमी पार्टी की। और ये सब बातें इसीलिए हो रही हैं क्योंकि सामने भारतीय जनता पार्टी के पास अभी तक कोई निश्चित गेम प्लान है क्या, ये समझ में बात नहीं आ रही है। देखिए, कौन कौन मंत्री होंगे उनके नाम सामने आ गए हैं। आतिशी मुख्यमंत्री होंगी, राजभवन में शपथ लिया जाएगा, एक नया नाम उनको भी जोड़ा जा रहा है मंत्री के तौर पर, और इस तरह से 5 मंत्री और 1 मुख्यमंत्री शपथ लेंगे। मुकेश अहलावत SC/ST चेहरे के तौर पर उनको जगह मिल रही है। छठा नाम भी हो सकता है कि सामने आ जाए शपथ ग्रहण के करीब आते आते। और ये सब घटनाक्रम ऐसे वक्त जबकि बगल के हरियाणा में चुनाव प्रचार हो रहे हैं, और चुनाव प्रचार में आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं और कैसे वो जुड़ी हुई है बात दिल्ली से, इस पर नजर डालने की जरूरत है। उसके बाद हम उन बातों की भी बात करेंगे कि आखिर भारतीय जनता पार्टी इस पूरी घटनाक्रम में, इस पूरी सियासी हलचल में जो कि राजधानी में चल रही है, उसका पक्ष कहाँ है, वो कितनी तैयार है, और फ्रेम टू फ्रेम टक्कर देने की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी अचानक से क्या फिसलने तो नहीं लगी। देखिए, आज अरविंद केजरीवाल जगाधरी में थे, हरियाणा का जगाधरी, अपने उम्मीदवार के लिए प्रचार कर रहे थे। और वहां उन्होंने जो भाषण दिया उसमें जो 2-3 बातें मुख्य तौर पर कहीं, वो ये कि मैं ईमानदार हूं या नहीं ये तो लोग तय करेंगे।
कुछ इस आशय की बात, जो कि उन्होंने, याद कीजिए, तब कही थी जब उन्होंने निर्णय लिया था कि मुझे अब इस्तीफा देना है। लिहाजा उन्होंने ये बात फिर से दोहराई और एक तरह से जेल से आने के बाद उनके ऊपर एक इमेज की जो क्राइसिस सी होने लगी थी, एक मलिन छाया सा जो पड़ने लगी थी, उन्होंने उस आपदा को अवसर में तब्दील किया और अपने आप को ही मुद्दा बना दिया, खुद को ही मुद्दा बना दिया। लोगों के पास चले गए कि क्या मैं ईमानदार नहीं हूं, यह आप तय कर दीजिए। और आज उन्होंने ईमानदार कौन होता है इसकी परिभाषा भी गढ़ी, और वो परिभाषा ऐसी कि कोई जनता से जुड़ी हुई बात हो न हो ऐसा नहीं है। जो उन्होंने परिभाषा गढ़ी उसको भी जरा समझने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि जो स्कूल बनवाता हो, जो सड़कें बनवाता हो, जो लोगों की आर्थिक मदद करता हो, वैसी सरकार चलाने वाला ईमानदार, यानी कि जो जनहित के काम करे वो ईमानदार, वरना जो अपने हित की बातें करे वो ईमानदार नहीं। अब आम आदमी यानी कि जो आम जनता है, उसे ये तय करने में तो बहुत आसान हो जाएगा कि आखिरकार कौन है ईमानदार और कौन नहीं। जो उन्हें काम करता हुआ अपने लिए दिखेगा, जाहिर है वो उसे ईमानदार कहेंगे और कहेंगे कि ये किसी और के लिए या खुद की तिजोरी के लिए काम नहीं करता है, ये तो हमारे लिए काम करता है और इसीलिए ये ईमानदार है। अपनी पर्सनालिटी को मुद्दे में तब्दील उन्होंने किया और साथ ही साथ बड़प्पन दिखाते हुए दिल्ली में एक महिला मुख्यमंत्री को मौका देने का सोचा। शीला दीक्षित और उसके पहले सुषमा स्वराज और उसके बाद अब आतिशी, महिला मुख्यमंत्री को सामने ला करके उन्होंने कोई संदेश भी देने की कोशिश की है जो शायद महिलाओं तक जाएगी। और ये बस 5 महीनों का सिलसिला है। आतिशी बार बार कह रही हैं जब तक कि चुनाव नहीं हो जाते हैं, 5 महीने तो उनकी तरफ से नहीं आए, लेकिन समझ में जो बात आती है कि इतनी जल्दी शायद चुनाव ना हो पाए और ऐसे में कुछ महीनों का इंतजार तो है, कम से कम 5 महीनों का। और उसके बाद भी क्या मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल फिर से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हो जाना चाहेंगे? क्या उन्हें लगता है कि इस तरह से आगे बढ़ कर के फिर से पद ले लिया जाए, या फिर वो कुछ और नीति निर्धारित कर रहे हैं अपने लिए और अपनी पार्टी के लिए? ये समय तय करेगा। पर यह जरूरी है समझना कि जेल से आने के बाद सब लोग पूछते कि आप जेल चले गए, आप आखिरकार क्यों नहीं इस बात पर सफाई दे पाए कि दरअसल आपने वो कोई भी पॉलिसी बनाई ही नहीं थी। आखिर दिल्ली में क्यों खुल गए थे इतने शराब की दुकान? आपके सहयोगी करीबी लोग क्यों इसमें एक के बाद एक फंसते चले गए? उन्होंने इन सब बातों से अपने आप को अलग करते हुए ये कह दिया कि अगर इसमें कोई भी सच्चाई है तो वो जनता तय करे। और उसी क्रम में इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा दे करके अब जनता के बीच चले गए हैं। हरियाणा जाना था। हरियाणा अगर जाना था, प्रचार में जाना था, तो किस मुंह से जाना था? कोई जेल से निकलकर प्रचार में चला जाए तो कौन देगा उसे वोट? जाहिर है वोट लेने के लिए कोई बात तो डिलीवर करनी थी, और वो यही बात थी कि क्या मैं ईमानदार हूं या मैं ईमानदार नहीं हूं। ये आप अपने वोट से तय करें, और ये तब होता जब खुद को ये मुद्दा बना लिया जाता, और अरविंद केजरीवाल ने वही किया। अब देखिए कि अरविंद केजरीवाल ने अपने ऊपर लगे सारे आरोपों को मुद्दा बना दिया, खुद को ही बीच में खड़ा कर दिया, मुख्यमंत्री का पद एक महिला को दिया और तुरंत घोषित चुनाव करवा दिया, क्योंकि वो चाहते हैं कि चुनाव जो फरवरी में होने हैं वो पहले हो जाएं, ताकि लोगों को जज करने का ये मौका मिल जाए। जो कानून की अदालत है वहाँ तो सालों लग सकते हैं, जनता तो अगले 3-4 महीने में तय कर सकती है। इतने गणित के साथ तेजी से चलते हुए जो चाल चले गए, इसके जवाब में भारतीय जनता पार्टी कहाँ पर खड़ी है, इस बात को समझना पड़ेगा। आज की तारीख में बहुत आसानी से किसी के सामने ये प्रश्न कर दिया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रमुख कौन है, उसे जरा सोचना पड़ जाता है जवाब देने में। आप सोचिए कि कहाँ है चेहरा, कौन है चेहरा जो कि आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी में
अरविंद केजरीवाल के खिलाफ खड़ा है। एक ऐसा व्यक्ति जो भ्रष्टाचार के आरोप में जेल चला गया, वो लौट कर आता है, जेल में वो मुख्यमंत्री का पद नहीं छोड़ता है, बाहर आकर तुरंत छोड़ देता है। इस गूगली का जवाब इसके पहले वो सोच पाते कि नई चुनौती सामने है, चुनाव लड़ना है, और चुनाव लड़ने के लिए तो चेहरा चाहिए। तो अरविंद केजरीवाल के चेहरे के सामने कौन चेहरा है? ये प्रश्न भारतीय जनता पार्टी के सामने अगर आता है तो उसका उत्तर नहीं है स्पष्ट। हो सकता है कि कोई अचानक से रैबिट फ्रॉम द हैट आ जाए सामने, हो सकता है कि कोई बड़ा चेहरा सामने आ जाए, आज की तारीख में दिखाई नहीं पड़ता। चेहरा के अलावा मुद्दों की बात है। अब आप बताएं कि आप कहेंगे कि केजरीवाल भ्रष्टाचारी हैं, तो केजरीवाल खुद ही कहते हैं कि मैं हूं या नहीं हूं, मैं ये जनता पे छोड़ता हूं। तो फिर भारतीय जनता पार्टी किस मुद्दे के साथ जाती है, किस मुद्दे के साथ जाएगी? लोगों के बीच। ये एक दूसरी चुनौती है। तो चेहरा और उसके बाद अब ये दूसरी चुनौती के मुद्दे क्या हैं? भारतीय जनता पार्टी जैसी विशाल पार्टी जो देश के कई राज्यों में सरकारें चला रही है, कई राज्यों में सहयोगियों के साथ सरकारें चला रही है, अपनी और सहयोगियों की सरकारें हाल के दिनों में एक पार्टी की इतनी ज्यादा हो ऐसा कभी देखा नहीं गया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास दिल्ली के लिए कोई गणित नहीं है। अभी तक न चेहरा तय, नहीं अभी तक वो इश्यूज, वो मुद्दे तय जिनके आधार पर केजरीवाल को घेरा जाएगा। ये बहुत बड़ी दिक्कत है आज की तारीख में। दिल्ली वालों से अगर आप बात करिए तो आप पाएंगे कि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की सियासत को उस तरह से अभी तक मैप नहीं कर पाई है जिस तरह से हाल के 15-20 वर्षों में दिल्ली की सियासत बदली है। भारतीय जनता पार्टी बहुत ही मजबूत संगठन वाली पार्टी है दिल्ली के भीतर, और इसमें खासतौर पर वो लोग सक्रिय हैं जो लोग पंजाबी समुदाय से, खत्री समुदाय से आते हैं और जिनकी जड़ें उस पंजाब में थी जो पाकिस्तान में आज की तारीख में है। बहुत से लोग शुरुआत में जो आए यहाँ जनसंघ के सदस्य बने और उन्होंने बहुत शिद्दत से भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली शहर में खड़ा किया। लेकिन धीरे धीरे बदलाव आने लगा, और ये बदलाव था माइग्रेंट्स का, माइग्रेशन का, प्रवासियों का, जो कि बिहार और उत्तर प्रदेश और इलाकों से दिल्ली पहुंचने लगा, और वो एक बड़ा वोट बैंक बनता चला गया। दिल्ली में जो बड़े नेता थे वो विजय कुमार मल्होत्रा और इस तरह के भारतीय जनता पार्टी के नेता हर्षवर्धन, इस तरह से बड़े नेता थे जो कि भारतीय जनता पार्टी को संभालते थे। लेकिन इनकी जो अपनी ताकत थी वो सिमटने लगी इस बात को लेकर कि जो प्रवासी लोग दिल्ली में आने लगे उनकी संख्या ज्यादा होती चली गई बनिस्बत उनके जो कि पाकिस्तान की तरफ से आए थे और यहाँ पर जिन्होंने अपना आशियाना बनाया था और जनसंघ को खड़ा किया था। भारतीय जनता पार्टी की पैठ उस प्रवासी और उस समुदाय में नहीं थी जो बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश से यहाँ आकर के बस गया था, जो उड़ीसा से यहाँ आ गया था, जो देश के दूसरे इलाकों से आकर के यहाँ पर अपनी एक नई जिंदगी तलाश रहा था। जब भारतीय जनता पार्टी ने रियलाइज इसको किया तब तक में ज़रा देर हो गया। आम आदमी पार्टी ने अपनी जड़ें मजबूत कर ली उसी पॉपुलेशन के बीच में। उन्हें क्या चाहिए थी? सहूलियतें। वो बिजली और पानी के तौर पर वो सहूलियतें दी गई। उन्हें मौके चाहिए थे, वो मौके अपनी तरफ से जितनी दी जा सकती थी केजरीवाल की सरकार ने दिया, और आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी मूक दर्शक रह गई। मनोज तिवारी के तौर पर उन्होंने कोशिश की कि जरा समझदारी से काम लिया जाए और पूर्वांचलियों के प्रतिनिधित्व को पहचाना जाए। मनोज तिवारी, सतीश उपाध्याय, इस तरह के लोग लाए तो गए, लेकिन शायद ट्रेन तब तक बहुत गति पकड़ चुकी थी। आम आदमी पार्टी तमाम वोट पूर्वांचलियों का समेटे हुए आगे बढ़ती चली जा रही है, और शायद यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के पास आज की तारीख में वो नैरेटिव नहीं है जिसको लेकर के वो अरविंद केजरीवाल की घेरेबंदी करे। जो सबसे बड़ा मुद्दा हाथ आया था और वो मुद्दा जो कि शराब घोटाले से जुड़ा हुआ था,
उसमें वो दोषी हो भी सकते हैं, दोषी नहीं भी हो सकते हैं, कोर्ट को अभी तय करना बाकी है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने इसे पीपल्स कोर्ट में ले जाकर के उस मुद्दे की, सियासी मुद्दे की हवा निकालने का काम कर दिया है। अगर वो जीतते हैं, और जीत हो सकती है कि पानी और बिजली की जो लाभ है उसका, और वो जो लोग ले रहे हैं, इस डर से उन्हें वोट दे सकते हैं कि कहीं इनकी सरकार के जाने के बाद पानी और बिजली जो फ्री मिलता है वो ख़त्म ना हो जाए। लेकिन वोट वो समझा जाएगा अरविंद केजरीवाल की ईमानदारी के लिए। और ये जो गणित है, इस गणित का अभी तक भारतीय जनता पार्टी तोड़ नहीं निकाल पा रही है। आखिरी बड़े नेता जो दिल्ली शहर में भारतीय जनता पार्टी के लिए, जिनकी ज़मीनी पकड़ बहुत मजबूत थी, विजय कुमार मल्होत्रा के बाद हर्षवर्धन ही थे। उसके बाद शायद ही कोई वैसा नेता सामने आया है। पुराने नेता, लोगों के बीच अच्छी पहचान। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो चुनाव 2013 के हुए उसके बाद से प्रयोग दर प्रयोग करते हुए कभी किरण बेदी को सामने लाए, वो सीट जो कि लगातार जीता करते थे गांधीनगर की, हर्षवर्धन, वो सीट भी किरण बेदी को दी। और उसके बाद ये प्रयोग जो है वो असफल प्रयोग साबित हुआ। और अभी तक भारतीय जनता पार्टी का जो आंकड़ा है वो 10 को पार नहीं कर पाया है पिछले 3 चुनावों में। दूसरी बड़ी बात हुई है कि कांग्रेस का सफाया, जितने भी कांग्रेस के वोट थे कुछ उस तरह से वो आम आदमी पार्टी में चले गए, वैसे ही जैसे कि एक ज़माने में हमने देखा था जब बंगाल में कांग्रेस के वोट ममता बनर्जी की तरफ चले गए थे। तो ममता बनर्जी अपने आप को जिस तरह से उन्होंने स्थापित कर लिया वहाँ, और झंझावातों से गुजरते हुए आज भी खड़ी हैं, कुछ उसी प्रकार का नज़ारा देखा जा रहा है कि कांग्रेस कितनी भी कोशिशें कर ले लेकिन वो खड़ी हो नहीं पा रही है राजधानी में। और भारतीय जनता पार्टी तमाम संसाधन और तमाम ताकत के बावजूद, मुद्दे और चेहरे के अभाव में कहीं भी सामने खड़ी नहीं हो पा रही है। कल केजरीवाल एक नई सरकार बनवाएंगे दिल्ली में, और फिर खुद खड़े हो जाएंगे दिल्ली वालों के बीच में और कहेंगे कि हमारे नाम पर वोट दीजिए। सवाल ये है कि इन पैतरों को, सियासी पैतरों को, उन्हें अपनाने का हक है। भारतीय जनता पार्टी को उन पैतरों को पढ़ लेने का भी हक है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जवाब नहीं तैयार कर पा रही है। और ये अपने आप में बड़ा ही इंट्रिगिंग है, क्योंकि चेहरा बहुत बड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिल्ली शहर में विराजमान, हमेशा रणनीतिकार अमित शाह, दिल्ली में जो रणनीति बनती है दूसरे राज्यों के लिए बनती है, दिल्ली के लिए नहीं बन पा रही। और ये तमाम ऐसी चीज़ें हम आप बातें कर रहे हैं, देख रहे हैं, जब सामने कुछ महीनों में ही दिल्ली के चुनाव हैं। क्या करेगी भारतीय जनता पार्टी, क्या प्रतिक्रिया होगी ऐसे में, जबकि आतिशी आती हैं और वो भी कुछ न कुछ एजेंडे के साथ आती हैं, कुछ ऐसा करती हैं जो कि चुनावी तौर पर आम आदमी पार्टी के लिए मददगार होगा। 2 मुख्यमंत्री, एक पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के तौर पर, एक मौजूदा मुख्यमंत्री आतिशी के तौर पर, भारतीय जनता पार्टी के पास कौन सा चेहरा है सामने? ये ऐसे प्रश्न हैं, जाहिर है, जो आपके दिमाग में भी उठ रहे होंगे। आपको भी अगर कुछ ऐसा लगता है कि क्या अपने गेम प्लान में भारतीय जनता पार्टी कम से कम दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के सामने बहुत कुछ नहीं कर पाई है, तो लिखिए। अगर आपको नहीं लगता है तो भी लिखिए, और अपने कमेंट्स के ज़रिए ये ज़रूर हमें बताइए कि ये शो आपको कैसा लगा। नमस्कार।